गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। एक दो क्वेश्चन थे मेरे पास, वो ध्यान से देख लो। उन्होंने पूछा हुआ है जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये तुम्हारी बुकलेट का ही क्वेश्चन है 419। देखना बच्चे ध्यान से। sp3 हाइब्रिड, अब ये कंपेयर कर रहा है s और p के साथ। तो पिछले साल भी बच्चों से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बताया था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जब भी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना, इस ड्यूरिंग वो एनर्जी लूज करेगा, मोर डायरेक्शन हो जाएगा, मोर स्टेबल, लेकिन s इज वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये एक्चुअल में ना क्वेश्चन जो था वो 1s और 2p का ऑर्डर था। तो 1s इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, तो ये होएगा लीस्ट एनर्जी पे। ठीक है। और ये हाइब्रिड होने के बाद अब p से कम है, लेकिन s से क्या है, ज्यादा है। तो जैसे ही मैं ऑप्शन देखता हूं ना, तो उसने कहा sp3 लोअर देन s, गलत हो गया पहला ऑप्शन। उसने कहा दूसरा ऑप्शन सेम एज, ये भी गलत हो गया कि 1s इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। उसके बाद लोअर देन द टॉप, हाँ ये ठीक है, क्लियर। डी की बात करूं, हायर देन द टॉप, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बनता है, वो कौन सा वाला है, सी। पी से कम है, एस से ज्यादा है। जो भी कोई ऐसा ऑप्शन बनेगा इन बिटवीन एस एंड पी, तो उसको भी चूज कर सकते हो। बस थोड़ा सा करेक्शन ये कि इसमें 1s 2p यूज कर लेना, तो क्वेश्चन परफेक्टनेस की तरफ बढ़ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन मेरे पास एक और है। देखो भाई, ये ना एक नहीं कई सारे क्वेश्चन बना लो ऐसे, ये तुम्हारे ना असाइनमेंट में भी है। उसने कह रखा है आपको एक्स वाई ए, ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक सिंपल सी हिंट दी कि आपके पास 7 पेयर्स हैं। आपके पास 7 पेयर्स हैं। आपके पास 7 पेयर्स हैं। और 7 पेयर होने का मतलब समझते हो आप लोग ना, कि ये पक्का sp3d3 हाइब्रिड है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन एक और आ जाएगा, वो बोलेगा 6 पेयर्स हैं, तो आप बोल देना ठीक है, sp3d2 हाइब्रिड है। ऐसे क्वेश्चन और पूछ लेगा, वो बोलेगा 5 पेयर्स हैं, 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोल देना sp3d हाइब्रिड है। लेकिन उसके बाद उसने पता है कि लाइन बोल दी, वो बोल रहा है ये प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है। तो आपने भी बड़ी सिंपल सी हिंट उठाई कि अगर कोई पेंटागनल बाइपिरामिडल होएगा, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, ये आप ही की बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 423 है। अगर कोई भी पेंटागनल बाइपिरामिडल होएगा, अगर कोई भी पेंटागनल बाइपिरामिडल होएगा, तो उसने प्लेनर कब होना है, जब ये दोनों के दोनों लोन पेयर बन जाए। तो क्या कह रहा है आपसे कि एक्स वाई ए 7 पेयर्स sp3d3। फिर कह रहा है कोई पाइबोंड नहीं, मान ली उसकी बात, अराउंड एक्स इन द वैलेंस द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कितने आपके पास सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, दो तो लोन पेयर हो गए, 5 एटम प्लेन बनाने के लिए जरूरी है। इसमें जिस बात को तुमने अंडरलाइन करना है ना, वो अंडरलाइन क्या करना है कि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक्स वाई इज प्लेनर विद 7 पेयर्स। इसको करें, इसका जवाब तुम दोगे 6 पेयर्स है एसपी बट प्लेनर है। तो बता सकते हो कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और 5 पेयर्स है, ठीक है, उसमें से प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो कितने बॉन्ड कितने लोन। चलो समझ गए बच्चे। अगला क्वेश्चन एक और है मेरे पास, है ना। ये है 429, ध्यान से सुनना। 429, लिसन केयरफुली। ओके। A compound of iodine and chlorine is formed in between iodine in second excited state। क्लियर है। ग्राउंड स्टेट 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। ग्राउंड स्टेट मतलब सिंपल ग्राउंड स्टेट, वैलेंसी 1। और आयोडीन अगर एक्साइटेड स्टेट 1 में, इफ द आयोडीन इज इन द एक्साइटेड स्टेट 1, 3 वैलेंसी, इन द एक्साइटेड स्टेट 2, 5 वैलेंसी। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, तो जब भी कोई अपनी एक्साइटेड स्टेट 2 में चला गया, जब भी कभी कोई एक्साइटेड स्टेट 2 में चला गया, तो क्या हालत हो गई, उसकी 5 वैलेंसी हो गई। तो ये बन गया क्लोरीन के साथ ICl5। ओके। अब ICl5 कैसा हाइब्रिड है, 7+5/2 sp3d2। अब अगली बात पता है क्या कह रहा है आपसे वो, sp3d2 में आपने एक लोन पेयर अरेंज करना है। और अभी मैंने बोलना भी था आपको कि अगर कभी भी n का वैल्यू 6 हो जाए, इफ यू हैव द n इज इक्वल टू 6, और एक ही लोन पेयर हो, तो एक लोन पेयर कहीं भी अरेंज कर सकते हो, एक लोन पेयर कहीं भी अरेंज कर सकते हो। तो अब ये लोन पेयर है ना, इसने एक मुसीबत क्या खड़ी कर दी, इतने सारे सिग्निफिकेंट रिपल्शन ले आया। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इतने सारे सिग्निफिकेंट रिपल्शन होने की वजह से ना, कोई भी एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल
आपके पास बचा ही नहीं। ठीक है, एक्सेंट। ऐसा ही तुम्हारे अगले पन्ने पर भी है, तुम्हारा जो बुकलेट है ना उसके अगले पेज पर भी है, 5 की सीरीज में क्वेश्चन है। वो BRF 5 में 90 डिग्री एंगल मांग रहा है आपसे। BRF 5 में 90 डिग्री का एंगल मांग रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल BRF 5 में क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल इसमें कोई बन ही नहीं पा रहा। तो क्या कहा उसने, जब 90 नहीं है तो 180 भी भूल जाओ, जब 90 नहीं है तो 180 भी भूल जाओ। तो उसने क्या कहा, हाउ मेनी लोन पेयर्स, एक तो सेंट्रल पे पड़ा है, बाकी क्लोरीन पे 3, 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 15 ये हो गए। तो लोन पेयर का नंबर तो 16 है, और 180 वाले एंगल कितने, 0 है। तो x प्लस वाई का सम 16 होना चाहिए, मेरे पास है ही नहीं कोई भी ऐसा। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, नन ऑफ दीज, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन मेरे पास बच्चे ने भेज रखे थे। ओके, तो मैंने सारे के सारे आपको, हाँ जी, 419 ये वाला नहीं, ये तो तुमने आंसर अभी तुमने बोला ही था, प्लेनर। 419 420, अच्छा बच्चे बड़ा सिंपल सी बात है। जब आप, मैं समझ गया, वो SP3 वाली बात कर रही हूँ ना, ठीक है, मुझे लगा ये पूछ रहे हो। जब SP3 है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ 1s और 2p मान के चल रहा है। क्लियर ना, 1s। और कभी तुमने देखा भी होगा, SP3 बनने में हम जनरली ना 1s और 2p, क्योंकि ये ऑर्गेनिक क्वेश्चन कुछ और था, मॉडिफाई हुआ ये, इसको 1s और ये 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये डायरेक्शनल भी हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं। क्लियर, तो इनकी एनर्जी मिक्सिंग से कम होगी, एनर्जी लूज की इन्होंने। तो 1s इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो 1s से इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और 2p से इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 2p थोड़ा सा दूर चला गया न्यूक्लियस से। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या बोलता है, जितना न्यूक्लियस से दूर होगे उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो sp3 की एनर्जी 1s और 2p के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। ड्रॉपर वालों को तो ये क्वेश्चन करने से मैंने मना ही कर दिया, मैंने कहा ये फालतू का क्वेश्चन है। क्लियर, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बचता है, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम कर रहे हैं तो समझा दे, एक जनरल सी अप्रोच कि 1s और 2p है और वो sp3 है, तो 1s इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी न्यूक्लियस के पास होने से लीस्ट है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, और sp3 की इन दोनों के बीच में है। ओके जी, हाँ भाई, VSC PRT का डिस्कशन चल रहा था आपसे, उसमें n इज इक्वल टू 6 टारगेट करके चल रहे हैं हम लोग। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 6, 0, 5, 1, 4, 2, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करना मत। यहां SF6 है, इट इज एग्जैक्टली रेगुलर। उसके बाद 5+1 अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। क्लियर, 5+1, इसका आपके पास एग्जाम्पल IF5, या अभी जो बच्चे को समझाया था CLF5 या ICL5। क्लियर, जो भी पीछे हुआ था ना क्वेश्चन ये वाला। ओके, तो ये जो अपना शेप बनाएगा वो कैसा बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और कोई भी 90 डिग्री एंगल इसमें नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, तो 180 भी कहां से आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो 5+1 स्क्वायर पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो इरेगुलर ज्योमेट्री हो गई है इसकी। यहां आते ही XCF4 का एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसा है भाई, वेरी सिंपल, प्लेनर। तो मुझे किसी ने कहा अगर 5+1 हो तो लोन पेयर को कहां अरेंज करूं। मैंने कहा जी लोन पेयर किसी भी लोकेशन पे सेट हो सकता है जाकर। लेकिन जब sp3D2 में 2 लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर की लोकेशंस, नॉट ओनली लोन पेयर, लोन पेयर्स की लोकेशन, क्लियर, क्या होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट एट द 180 डिग्री। और सारा पंगा एक ही चीज को लेके चल रहा है बच्चे, वो है स्टेबिलिटी बढ़ाओ और रिपल्शंस लीस्ट कर दो। स्टेबिलिटी बढ़ाओ और रिपल्शंस लीस्ट कर दो। ये XEF4 की बात हो रही है, ये XEF4 की बात हो रही है। लोन पेयर शुड बी अपोजिट, लोन पेयर शुड बी अपोजिट, लोन पेयर शुड बी अपोजिट। क्लियर, और ये सारी बातें हमने नोबेल गैसेस के ग्रुप नंबर 18 में पी ब्लॉक में भी कर रखी हैं। अब बताओ इन तीनों स्ट्रक्चर में कोई फर्क है, या 3 स्ट्रक्चर नहीं एक ही स्ट्रक्चर है।
ये एक ही स्ट्रक्चर है जो स्क्वायर प्लेनर है, जो स्क्वायर प्लेनर है, बस प्लेन को देखने के तरीके बदल गए, प्लेन को देखने के तरीके बदल गए। तो ये सारे के सारे एक ही स्ट्रक्चर है, ये तीन नहीं है, दिस ऑल आर सेम। दैट्स वाई मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं कि एक लोन पेयर हो तो जहां तुम्हारा मन करे, दो लोन पेयर शुड बी अपोजिट एंड इज इक्वल टू 6 में, मतलब sp3d2 में। अब लास्ट एंड फाइनल n इज इक्वल टू 7 हो जाए, sp3d3 हाइब्रिड स्टेट आ जाए, ठीक है जी, sp3d3 हाइब्रिड स्टेट आ जाए, तो 7 प्लस 0, 6 प्लस 1, 5 प्लस 2। अब आप समझे ना, अभी जो क्वेश्चन पूछा था आपने मेरे से, ये वाला जिसमें उसने फॉर्मूला लिख रखा था क्या, एक्स वाई ए, ये वाला एक्स वाई ए, उसने कहा प्लेनर विद 7 पेयर्स, ठीक तो है, प्लेनर विद 7 पेयर्स, प्लेनर विद 7 पेयर्स, टोटल पेयर तो 7 है। अब उसने बॉन्ड पेयर थोड़ी का है, इलेक्ट्रॉन पेयर का है ना, तो लोन बॉन्ड हो सकते हैं, तो ये तो रेगुलर होएगा। वो कैसा है, पेंटागनल बाइपिरामिडल, ये तो रेगुलर होएगा, पेंटागनल बाइपिरामिडल। इस केस में जो लोन पेयर है वो तुम 90 डिग्री पर अरेंज करोगे, क्योंकि 72 का एंगल कम है, रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे। और इस केस में लोन पेयर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री पर एक्सियल पोजीशन पर अरेंज कर दोगे। तभी बार बार कह रहा हूं उस क्वेश्चन को, फिर नजर मारो। कह रहा है 7 पेयर्स, मैंने कहा ठीक है ना, 7 पेयर्स विद प्लेनर, तो भाई ये स्ट्रक्चर पेंटागनल फॉर्म में प्लेन में पड़ा हुआ है, यहां पर एक्स लिख दिया, वाई वाई वाई, समझ गए मेरी बात। चलो अच्छी बात है। और हाँ जी, 90 डिग्री लोन पेयर का होगा, लेकिन उसको मानेंगे थोड़ी, बॉन्ड एंगल थोड़ी है कोई, वो बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड्स के बीच में होता है ना पुत्र, ठीक है। तो अब इसके बाद एक छोटी सी बात और थी कि sp3d के अंदर अगर कोई भी लार्ज एटम आ जाए, या फिर कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है ना, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज करना है, रिपल्शंस को डिक्रीज करने के लिए और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। मेरे पास SOF4 है, ठीक है जी, मेरे पास SCH2F4 है, मेरे पास PCl3Br2 है, मेरे पास PCl2Br3 है। ऐसे ढेरों मोलिक्यूल्स हैं, सब आपकी कॉपी में छपे हुए हैं, चेक करना कभी नोट्स खोलकर, आपको दिखेंगे ये। हो सकता है लास्ट ईयर कम अप्रोच बैठी हो, और पूरी अगर बैठी हुई है तो ये आपके लिए सुपर्ब रिवीजन टास्क है, ठीक है जी। तो डबल बॉन्ड है, शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, डबल बॉन्ड CH2 शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, क्लियर। लार्जर शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, लार्जर शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, टू डिक्रीज द रिपल्शन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। यहां FFF, इसके परफेक्ट फॉर्मूले, परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गए, ये इसके परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गए, ये इसके परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गए। किसी को इसमें कोई भी डिस्कशन करना हो तो कर सकता है, किसी को कोई डिस्कशन करना हो तो कर सकता है। नहीं, वो एक दूसरे को रिपल्शन बराबर दे रहे हैं ना, हल्का 1-1.5 डिग्री का है जो इग्नोरेबल है, जैसे इस इथीन में होता है ना, इथीन में जब वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ ले तो हम कह सकते हैं 1-2 डिग्री का फर्क आ रहा है। जैसे हमारे पास CH3OH है, CH3OCH3 है, इथाइल O इथाइल है, तो वहां एंगल का फर्क है, 1-2 डिग्री का फर्क आता है, लार्ज डिफरेंस नहीं आता। फर्क तो आएगा, रोक ही नहीं सकता कोई, इक्का दुक्का डिग्री का फर्क आएगा। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो मेरे पास ये क्वेश्चन जो बड़ा फेमस क्वेश्चन चला था हेलिक्स में लंबे टाइम तक, क्लियर, वो पूछ रहे थे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में क्या फर्क है। तो दो सिंगल सिंगल का जो गैप है और एक डबल सिंगल है, तो डबल सिंगल वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा और सिंगल सिंगल वाले का कम होगा।
है ना, फर्क आएगा, पक्का आएगा। लेकिन ये भी कोई 117 डिग्री, 120 डिग्री, 122 डिग्री ऐसा फर्क है ये। अगर कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछ ले तो बता सकते हैं। सेम आपके पास आपके जो पांचवा वाला कैटेगरी है बुक की, उसके अंदर राइट कॉलम में क्वेश्चन पढ़ रखा है, ऐसा ऐसा करके बना रखा है उसने ना, एक डैश एक वैच ऐसे करके क्वेश्चन बना हुआ है एक। ठीक है। हम्म। किसमें? वो तो रिपल्शन बराबर लग रही है ना दोनों तरफ से। ये वाली रिपल्शन जिसको सिग्निफिकेंट रिपल्शन बोलती हो ना, अगर ये इसको धकेल रहा है तो बराबर ये भी तो पुश कर ही रहा है ना उतना ही। अब आपको यहां सिग्निफिकेंट रिपल्शन की बातें तो पता चल गई हैं कि सिग्निफिकेंट रिपल्शन एप्लीकेबल कहां होंगे। सिग्निफिकेंट रिपल्शंस 90 डिग्री पे, क्लियर। सिग्निफिकेंट रिपल्शन अप्लाई कहां होते हैं, एप्लीकेबल कहां होते हैं, 90 डिग्री पर या 90 डिग्री से नीचे, क्लियर। एट 90 डिग्री एंगल और लेस देन 90 डिग्री एंगल, सिग्निफिकेंट रिपल्शन, क्लियर। या तो 90 डिग्री पर लगेंगे या 90 डिग्री से कम लगेंगे, उससे ऊपर वो रिपल्शन रह जाएंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हो सकता है किसी का नेटवर्क सिग्निफिकेंट वर्ड को लेकर काम ना कर रहा हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, बॉन्ड, यूं समझ लो जो शेप बदलने में रिस्पॉन्सिबल हो, शेप को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल हो, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट रिपल्शन। रिपल्शन तो सब जगह ही है, 180 पे भी रिपल्शन है लेकिन लीस्ट है, सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट वो होएगा जो रिस्पॉन्सिबल होएगा किसके लिए, शेप को बदलने में। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कशन में आएंगे। लो जी, मैंने CLF3 बनाना है और CLF3 मेरे से ऐसे बन गया, मेरे को ये सुंदर सुंदर लग रहा था तो CLF3 मैंने ऐसे बना दिया। CLF3 मैंने, हाँ जी, हाँ होनी चाहिए ना, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसके अंदर एलपी एलपी रिपल्शंस गिनने, इसमें एलपी बीपी रिपल्शंस गिनने, बीपी बीपी को गोली मारो क्योंकि वो लीस्ट रिपल्शन है। एलपी एलपी रिपल्शन गिनो, जीरो। इसके आगे, हाँ जी, एक, दो और ये तीन, एक इसके साथ, डन। दूसरा ये, तीसरा ये, और तीन ही नीचे हैं। और अगर मैं यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं जो कि आपको VSC PRT में बता रखा है, तो एलपी एलपी रिपल्शंस और एलपी बीपी रिपल्शंस गिनने, जीरो है। एक, 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 दो, ठीक हो गया। अब और देखते हैं जी, तीन, चार, एक रब कर दिया, दो, सॉरी, दो रब कर दिया, तीन रब कर दिया, चार रब कर दिया, कितने हो गए, फोर। तो चार ही हो गए, जीरो ही हो गए, तो ये कंपेरेटिवली अनस्टेबल हो जाएगा और ये भाई साहब आपके पास क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। समझे भाई? चलो, तो अब ये टेबल डन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एक छोटा सा हाँ, ले ले, ई से बिजली, ई से बिजली, ई से बिजली, चल यार तुम्हें लगता है मैं 10 दिन मिल रखे हैं ऐसे लोग खुद कर लेना फिर लार्ज एटम हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर कोई भी आपके पास लोन पेयर हो, इन sp3d that should be arranged on the maximum distance that is 180 to decrease repulsion, increase the stability.
डबल बॉन्ड हो, लार्ज एटम हो या फिर लोन पेयर हो। वो तो शुक्र है 3 दिन हो गए। दिन तो आज खत्म करना पड़ता है ना आपको। चलो जी, अच्छी बात है। एक छोटी सी बात और थी, वो थी आपके पास एसएसपी, जो दुनिया की सबसे बड़ी बकवास है। सिंगल सुपर पेयर। पुरानी वाली वीएससी पीआरटी है ना, जो सिजविक एंड पोवेल ने दी थी। बाद में तो गिलेस्पी नाइहोम ने इसको मॉडिफाई कर दिया था ना। ये बोलता है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को आपने क्या बोलना है, एसएसपी। मतलब सिंगल सुपर पेयर, सिंगल सुपर पेयर। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर हियर, 2। तो हाउ मेनी एसएसपीज, 2। हाउ मेनी एसएसपीज आर हियर, 3। ठीक है, सिंपल सी बात थी, कोई बहुत बड़ा पंगा इसमें है नहीं। हाइब्रिडेशन हमने कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक कर ली है, स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए हैं, कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं वो सीख लिया है, परसेंटेज एस करेक्टर किसके, कौन सा डी यूज हो रहा है, कौन सा पी यूज हो रहा है। क्लियर। बॉन्ड करेक्टरिस्टिक में बॉन्ड लेंथ है बच्ची, तो बड़ा सिंपल सा ऑर्डर आ गया अब। क्लियर, इसमें तो ज्यादा मगजमारी करनी भी नहीं है। बॉन्ड लेंथ मतलब दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, सिंपल। साइज ऑफ एटम ज्यादा होएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होएगी। डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ कम, क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़ जानी है। मल्टीप्लिसिटी बढ़ती, कौन बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बढ़ते ही लेंथ क्या होगी, कम हो गई। एस करेक्टर, ये दोनों इकट्ठे जोड़ दो, ये दोनों इकट्ठे जोड़ दो। ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड है एंड परसेंटेज एस करेक्टर, दोनों को इकट्ठा कर दो। देखो भी, सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। जब केमिकल बॉन्डिंग कर रहे होते तो एल्कीन दिमाग में नहीं होता, लेकिन अब एल्कीन दिमाग में होना चाहिए, एल्काइन दिमाग में होना चाहिए, एल्केन दिमाग में होना चाहिए। ये 120 पीएम है, ये 134 पीएम है, ये 154 पीएम है। तो सोचो ना, एस करेक्टर ज्यादा कहां है, इस जगह पर है। जहां एस करेक्टर ज्यादा है वहां ईएनसी बढ़ गया, ईएनसी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। क्लियर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ गई, और जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज कर गई, बॉन्ड लेंथ उतनी डिक्रीज कर गई है। तो मल्टीप्लिसिटी एज वेल एज परसेंटेज एज करेक्टर दोनों को एक ट्रैक पे ले लो। फिर भी मान लो ये तो डबल सिंगल ट्रिपल थी, अगर कुछ ऐसा भी आ जाए, अगर कुछ ऐसा भी आ जाए, अगर कुछ ऐसा भी आ जाए, तो ये सिंगल, ये वाला सिंगल और ये वाले सिंगल की लेंथ कोई पूछेगा, कोई बोलेगा है तो सारे सिंगल ही। बिल्कुल नहीं। अगर तुम थोड़ा सा भी सुन पा रहे हो, यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रखा है, तो इधर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो गई, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम हो गई, इसका ईएनसी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम हो गई। तो इसने इस बॉन्ड को लेस अट्रैक्शन दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा लेंथ, लेंथ इनवर्सली होता है ना इसके, बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा लेंथ तुम्हें कहां मिलेगी, सी बी ए करते हुए, सी में सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ मिलेगी तुम्हें। सिंपल सा फंडा है। इसके बाद बॉन्ड एंगल की बात चलेगी। दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। सबसे पहला फैक्टर बॉन्ड एंगल के लिए हाइब्रिड स्टेट चेक कर लेना, हाइब्रिड स्टेट चेक कर लेना। अगर हाइब्रिड स्टेट sp sp2 sp3 है, मतलब डिफरेंट है, फिर तो लग गई लॉटरी, क्योंकि sp वाला 180, sp2 वाला 120, sp3 वाला 109। अगर हाइब्रिड स्टेट आपके पास डिफरेंट है तो ये लगी लगाई लॉटरी मिल गई तुम लोगों को। लेकिन हाइब्रिड स्टेट अगर सेम भी हो, अगर हाइब्रिड स्टेट आपके पास डिफरेंट की जगह सेम भी हो, तो भी कोई चक्कर नहीं। क्लियर। उसमें मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे। सेंट्रल एटम मेरे पास डिफरेंट है, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। चैप्टर का नाम पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 15 16।
अमोनिया फॉस्फीन के साथ साथ में वाटर H2S वाला एग्जांपल, रिमेनिंग ऑल कंडीशंस आर सेम, अमोनिया, PH3, ASH3, क्लियर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर याद आए तो बहुत अच्छी बात, H2O, H2S, H2SC, H2TE। तो कहीं भी पढ़ लो, चीजें तो वापस वही आई जानी है। कोई गाइड करेगा? हाँ जी। और इसमें हमने सिंपल लॉजिक क्या बनाया था? हाँ जी, इलेक्ट्रो, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। क्या इसको प्रॉपरली एक्सप्लेनेबल है? ये समझा पाएंगे प्रॉपरली इसको? क्या ये प्रॉपरली एक्सप्लेनेबल है? चलो खुद ही कर लेना फिर एक्सप्लेन। परसेंटेज एस करेक्टर आपको 25 बार तो बताया था कम से कम, 26वीं बार भी कोई असर तो होना नहीं, वैसे अगर नहीं पता तो नहीं पता, बस बात खत्म है। परसेंटेज एस करेक्टर यहां बात मैंने कर ली आपसे। लोन पेयर अगर सेंट्रल पे बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास अमोनिया, अमोनिया, वाटर और मीथेन है, हाइब्रिड स्टेट सेम के अंदर ही, हाइब्रिड स्टेट सेम के अंदर ही ए के सी ए बना लो, बी के सी ए बना लो, कि अगर लोन पेयर का नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे मीथेन है, अमोनिया है और H2O है। और हाइब्रिड स्टेट अगर सेम चली जाए के बाद यहां, यहां हाइब्रिड स्टेट क्या थी? डिफरेंट थी। और यहां हाइब्रिड स्टेट ये यहां लिखना था ए के बाद बी केस, ये तो चल जाएगा काम, ये तो ऐसे चल रहा है। इस ए के बाद इसका बी केस, लोन पेयर का अगर आपके पास हाइब्रिड स्टेट फिर भी सेम ही चल रही है, इसके अलावा की बात की मैंने, तो लोन पेयर का नंबर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाना है। अगर हाइब्रिड स्टेट सेम है, उसका दूसरा केस बी, हाइब्रिड स्टेट सेम है, सेंट्रल डिफरेंट है, सेंट्रल डिफरेंट है, और सेंट्रल डिफरेंट में मिथेन, अमोनिया, वाटर भी है। अब आपको इसका सी केस बना देते हैं, हाइब्रिड स्टेट सेम है अभी भी, हाइब्रिड स्टेट अभी भी सेम ही है, सी केस बना रहे हैं इसका, सेंट्रल मेरे पास सेम हो गया, सराउंडिंग मेरे पास क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। वैसे तो एक सिंपल सा ट्रिक सीखा था इसका हमने, लार्ज साइज, हाँ जी, लार्ज साइज बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लार्ज साइज बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं बच्चे को बता रहा था, ओ पर एच एच, ओ पर मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, ठीक है ना? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको पानी का, सॉरी, डाइथाइल ईथर का मिलेगा, फिर डाइमिथाइल का मिलेगा, फिर वाटर का मिलेगा। रीजन क्या है? रिपल्शन ऑफ द इथाइल ग्रुप्स। इसके पीछे भी ना कुछ बुक्स पता है क्या लॉजिक लिखती हैं, उसको भी सुन लो। वैसे इतना नीड नहीं होती, ज्यादा उलझोगी, जो मैं लाइन में बोलूंगा ना, हो सकता है कुछ लोग उलझ जाए इससे ना, और मैक्सिमम भी उलझ सकते हैं। सुनो बात को क्या कहते हैं। कुछ बुक्स लिखती हैं, जो एक बुक में मैं पढ़ रहा था, कहते जी जब हाइड्रोजन जुड़ा था उस केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, जब इथाइल जुड़ गया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, क्योंकि इस पर जुड़े हुए ग्रुप ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करना होता है? अफेक्ट करना होता है। हाइब्रिड सेट सेम है, सेंट्रल सेम है, लेकिन सेंट्रल सेम होकर भी, सेंट्रल सेम होकर भी ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ इथाइल ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ऐसा ऐसा लिखा रहता है कुछ बुक्स के अंदर, लेकिन हम सिंपली कर रहे हैं इसको कि साइज रिपेल किया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। लो जी, ये भी डन, ये भी डन। और एक छोटी सी बात और थी इसके अंदर, अगर आपके पास बॉन्ड एंगल 109 डिग्री वाले हों, 120 वाले हों, लोन पेयर आपके पास जीरो हों, क्लियर, आपकी आरपीएस 4 या 5 में ना जहां बॉन्ड पैरामीटर है, वहां ये क्वेश्चन दिखेगा आपको चौथे पांचवें नंबर के आसपास। 109 डिग्री एंगल हो, 120 डिग्री एंगल हो, लोन पेयर जीरो हो, क्लियर ना, और आपके पास सेंट्रल सेम हो रखा है, सराउंडिंग एटम्स आपके पास डिफरेंट हो गए,
तो ज्योमेट्री इसकी रेगुलर ही चलेगी, मतलब बॉन्ड एंगल में कोई फर्क आएगा नहीं। कोई पूछेगा BF3, BCl3, BBr3, और पूरा लॉजिकल है, पूरा लॉजिकल है, रट्टा नहीं है। क्योंकि अगर बी के अराउंड आई 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 लगा रहे हो, ऐसा थोड़ी है भी 180 डिग्री हो जाएगा एंगल। जितना इसका रिपल्शन उतना इसका रिपल्शन, उतना इसका रिपल्शन, सिग्निफिकेंट रिपल्शन तो कोई है ही नहीं। तो सबके बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। सबके बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मेरे को कोई CF4 दे दे, मेरे को कोई CCl4 दे दे, क्लियर, मुझे कोई CBr4 दे दे, मुझे कोई CI4 दे दे, क्लियर, तो इनके बॉन्ड एंगल भी एग्जैक्टली मुझे क्या मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे। और ये अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं। बोलो भाई। इसी तरीके से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, मुझे OHH को, ध्यान से सुनना भाई, OFF को OCl को कंपेयर करना है, ठीक है, OCl को कंपेयर करना है। मैं कह रहा हूं पहले इन दोनों को कंपेयर करें। OCl तो ना पी पाई डी पाई से ही कवर हो जाना है। OCl तो पी पाई डी पाई से कवर हो जाना है, इसका बॉन्ड एंगल तो ज्यादा होना ही था। इन दोनों को कंपेयर करना है। और H में से किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड O की तरफ खिंच गया, और F में से FF की तरफ खिंच गया। और मैंने आपको बताया था अगर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही स्टेज पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनके बीच रिपल्शन लगेगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पानी का बॉन्ड एंगल 104 के आसपास है, और OF2 का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री के आसपास है, ठीक है ना। लेकिन OCl2 में तो लड़ाई ही खत्म हो गई, क्योंकि इसमें एक नया पाई बॉन्ड बन गया, हाइब्रिड स्टेट तक इसकी डिफरेंट होने को जा रही है। अगर आपको ट्राइसिलाइल अमोनिया और ट्राइमिथाइल अमोनिया याद आ रहा हो, अमाइन मतलब, तो वहां भी हाइब्रिड स्टेट इन द केस ऑफ सिलाइल बदल गई थी। जब आप 11वीं में थे तो मैं ऐसी बातें आपसे नहीं कर सकता था भाई, अब मैं आपसे ऐसी बातें कर सकता हूं, क्योंकि अब दिमाग खुल चुका है दोनों तरीके से ही। तब मैं ऐसी बातें आपसे केमिकल बॉन्डिंग में लिखते हुए डरता था, अब थोड़ी डरूंगा यार। अब तो हम फ्री हो गए, कुछ भी बात करें। नाइट्रोजन का लोन पेयर मिथाइल को डोनेट नहीं हो रखा, ये sp3, ये चैप्टर का नाम पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 14, ट्राइसिलाइल ट्राइमिथाइल पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में ऐसी कवरेज की थी, ये sp2 हो गया। तो कोई OCl2 की हाइब्रिड स्टेट कह रहा है OF2 से ज्यादा है, एंगल 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 मेरी गलती, हाइब्रिड स्टेट भी sp2 होने को जा रही है। अगर बोन एंगल ज्यादा कह रहे हो तो डर क्यों रहे हो यार, बोल दो हाँ ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना पी पाई किसको लोन पेयर किसको डोनेट कर दिया, क्लोरीन के एम्प्टी और एम्प्टी ऑर्बिटल को, ठीक है ना। तो पानी लिखा है, OF2 लिखा है, OCl2 लिखा है, तो OCl2 का बॉन्ड एंगल इन दोनों से ही ज्यादा है। OF2 और सबसे कम एंगल OF2 का है, OF2 का। और जब भी सेंट्रल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, जब भी सेंट्रल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, जब भी सेंट्रल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, उसने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है, और अट्रैक्ट करते ही उन बॉन्ड पेयर में रिपल्शन लगने लगेगा। रिपल्शन लगते ही बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। कोई भी एक स्टेज पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, जितने लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे उतना स्टेज टूटने के चांस ज्यादा होंगे। लो जी, बॉन्ड एनर्जी वैसे तो पता ही है, बॉन्ड लेंथ के जो जो फैक्टर थे इनवर्स टू द बॉन्ड एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग उतना ढंग से थोड़ी बॉन्ड एनर्जी समझा पाएगी जितना हमें थर्मोडायनेमिक्स समझाकर चली गई, क्लियर। बस एक केस स्पेशल है इसके अंदर, अगर आपको याद आ रहा है तो, वो था NNOOFF, क्लियर। ये एग्जैक्ट 100% एप्लीकेबल है सिर्फ इन तीनों केसेस को छोड़कर, क्लियर, इन तीनों केसेस को छोड़कर, इन तीनों केसेस को छोड़कर। जो लाइन मैंने लिख दी कि बॉन्ड लेंथ और एनर्जी
ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, 100% एप्लीकेबल है। इन 3 केसेस को छोड़ दें। आपको पता है NOF में से छोटा कौन है? ठीक है जी। तो बॉन्ड लेंथ ABC की बात की आपसे मैंने, तो बॉन्ड लेंथ में ABC में से ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लेकिन मैंने बॉन्ड एनर्जी की बात भी हाथों हाथ ही कर ली ऊपर जो लिखा था उसके हिसाब से। तो आंसर आना चाहिए था ए से बी, बी से सी ग्रेटर, लेकिन गलत। 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 हाँ, कारण क्या है जी? क्योंकि सिर्फ 2 ही है, यहां 4 है और यहां आपके पास 6। क्लियर? हाँ जी बोलो। बॉन्ड लेंथ तो उन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है ना, हाइब्रिड स्टेट से थोड़ी आ रही है बच्चे। 1.5 पिकोमीटर बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, वो तो 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर ना? जब हाइब्रिड स्टेट आती है ना, तो फिर एक्सियल इक्वेटोरियल एंगल 90, 120, 90 वाला बढ़ गया 120 वाला, तो उसका सीन अलग होता है। ये तो बेचारे है ही 2 अकेले, इसके तो लोन पे रिपल्शन है, हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, टूट जल्दी जाएगा ये। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको याद आए तो आप हाइड्रोजन भी समझते हो, H2O2 भी समझते हो और फ्लोरीन भी समझते हो। हाइड्रोजन भी रिएक्टिव है, H2O2 भी रिएक्टिव है और फ्लोरीन भी रिएक्टिव है। शुरू करें भी फजांस रूल। समझ गए? लो जी, 9:05 हुए हैं, 35 मिनट्स की क्लास बाकी है। फजांस रूल को समझने जा रहे हैं। फजान रूल क्यों पढ़ते हो? पहली बात, मुझे कोवलेंट करेक्टर्स इन द आयोनिक कंपाउंड्स में एक्सप्लेन करने। कोवलेंट करेक्टर्स इन द आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट करेक्टर्स इन आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। कोवलेंट करेक्टर्स इन द आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। दैट्स व्हाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फजांस रूल। ये कीटायन है, ये एनायन है। कीटायन का ईएनसी क्या होता है? हाई, तभी तो छोटा है। और जो तुम्हारा एनायन है उसका ईएनसी क्या होता है? लो, तभी तो बड़ा है। तो इसका ईएनसी ज्यादा होने, ये करना शुरू कर गया, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर गया, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर गया। और जितना उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा करेगा, क्लियर, मोर ईएनसी, मोर पोलराइजेशन पावर। कीटाइन की होती है पोलराइजेशन पावर, उतना एनायन का क्या होएगा? डिस्टोर्शन। ये क्या होता है? अपना ओरिजिनल शेप लूज करना। उतना इसके डिस्टोर्ट होने की वजह से इसके लिए जो टर्म बनी वो आपके पास बनी है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, एबिलिटी टू पोलराइज, और यह है पावर। और जितना ज्यादा डिस्टोर्शन हुआ, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन हुआ, उतना उसके अंदर कौन से करेक्टर इलेक्ट्रॉन शेयर होने लग गए। आप खुद ही देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन किस तरफ चल पड़े? इस तरफ। इसका ओरिजिनल शेप क्या होने लग गया? लूज होने लग गया। पहले ये पॉइंट चार्जेस थे, नाउ दी प्लस। तो ये जो प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, मूवमेंट है, शेयरिंग है, कोवलेंट करेक्टर आते जा रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि कीटायन का चार्ज बढ़ता जा रहा है, मैंने कहा ईएनसी बढ़ रहा है, सिंपल सी बात। उसने कहा हाँ ईएनसी बढ़ रहा है, मैंने कहा साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब तो उसका ईएनसी बढ़ा, उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ी। कीटायनिक चार्ज बढ़ा, ईएनसी बढ़ा, साइज घट गया, पोलराइजेशन पावर बढ़ गई, और कोवलेंट कैरेक्टर भी उसके उतनी ही ज्यादा
बढ़ गए। किसी को लड़ाई करनी हो कर लो मेरे साथ, पक्का। अगर मेरे पास कैटायन का साइज और चार्ज दोनों एक साथ कंट्रोल हो गए, तो एनायन का साइज और चार्ज दोनों एक साथ कंट्रोल कर लो। जितना एनायन का साइज बढ़ेगा और चार्ज बढ़ेगा, जितना एनायन का साइज बढ़ेगा और चार्ज बढ़ेगा, उतना उसका पोलराइजेशन, डिस्टोर्शन, बड़ा साइज जल्दी डिस्टोर्ट होता है, बड़ा साइज जल्दी डिस्टोर्ट होता है, पोलराइजेशन, डिस्टोर्शन बढ़ जाएगा, और उतना वो क्या होता चला जाएगा, कोवलेंट। मान लो तुम्हारे पास लिथियम का क्लोराइड है, बेरिलियम का क्लोराइड है, बोरोन का क्लोराइड है, ठीक है जी। एनायन 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 सेम है, +1 है, +2 है, +3 है। कैटायन का चार्ज बढ़ गया, मैक्सिमम कोवलेंट आप समझ गए होगे कौन हो गया, BCl3। ठीक होगी बात। इधर चले अगर हम लोग, क्लियर, LiF में उतना टेढ़ा जल्दी हो जाएगा, उसके कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। कुछ बोला ही नहीं, दिवेश कह रहा है कि अमन बोला था, अमन बोलता है, वेरी गुड। किसका गुस्सा कर गया है? अपनी तरफ से बना रहे हैं। कोई नहीं, टाइम टाइम की बात है। आज के आ जाओ, चलो जी, अच्छी बात है। एक है कैटायन, दूसरा एनायन। अब हम सूडो नोबेल गैस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी बात और बतानी थी, बताऊंगा इसके बाद, सूडो नोबेल गैस, फिर इसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है नोबेल गैस, ये सारे बच्चों को पता ही है। ये तो हमने वहां भी ACN और NaCN, तो AgCN कोवलेंट था और NaCN आयोनिक था। तो जहां 18 इलेक्ट्रॉन है, जहां 18 इलेक्ट्रॉन है, उसका ENC लैग कर रहा है ना, ये ऑन तो है सब कुछ, है ना। आवाज तो हो ही नहीं सकती, आवाज कैसे हो रही है? हाँ, ये हो सकती है, ये हो सकती है ना, एज कम्पेयर टू द साउंड। ऐसा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन सिंपल। ईएनसी जो 18 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, उसका ज्यादा होएगा, और 8 वालों का ईएनसी क्या होएगा, कम होएगा। सारी मुसीबत की जड़ कौन है? आपके पास हुआ, मान लो NCA हुआ, चार्ज सेम है, साइज भी सेम है, आपको पता है कॉपर +1 जिसका ये ज्यादा है, उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो गए हैं बच्चे, ज्यादा हो गए। तो CuCl इज मोर कोवलेंट एज कंपेयर टू NaCl। CuCl इज मोर कोवलेंट एज कंपेयर टू NaCl। अगर ये बात आपको समझ में यहां मैंने लिखा AlCl3 और यहां लिखा मैंने Al2SO4 होल। क्वेश्चन कहीं आपके
के आंसर नहीं जब मैं कर रहा हूं से जल्दी 104 होल थ्राइस क्लियर +3 है +3 है यहां क्लोराइड है यहां स्लिट है तो बता कि इन दोनों में से कोवलेंट ज्यादा कौन हुआ इसका इंफॉर्मेशन कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन की सल्फेट का साइज क्लोराइड से बड़ा है ऐसे ही बोल दिया होगा जी आपको पता है सल्फेट नेगेटिव चार्ज वो हर एक ऑक्सीजन पे थोड़ा सा सुनने में और मुझे तुम्हें से कुछ बचे -2 on the 4 locations -2 distributed on the 4 locations -2 on the 4 locations तो आपको पता चला कि एग्जैक्ट चार्ज कितना हो गया ऑन ईच ऑक्सीजन और वह चार्ज के पास ऑन ईच एटम क्लोरीन पे तो अब अपनी थॉट लगा दो जल्दी से which one is more क्वेश्चन आरपीएस ना असाइनमेंट ना बुकलेट कहीं नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है जब कोई बुक करने लगो ना इनऑर्गेनिक की वैसे नहीं पढ़ती नहीं है केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़ लो और हमारी बुकलेट हो जाए मोर देन सफिशिएंट तो वहां आपको समझ में आएगा बुकलेट लैब तो डाल दिया बिल्कुल अब ठीक चला चलो जी डाइपोल मोमेंट और लेते हैं ना डाइपोल मोमेंट सिंबॉलिकली आप लिख रहे हो म्यू से डाइपोल मोमेंट सिंबॉलिकली लिख रहे हो डाइपोल पढ़ते हो वजह तो सिंपल सी बात है मेजरमेंट ऑलरेडी ठीक है डाइपोल मोमेंट के बारे में सिंपल बात ये क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट की क्वांटिटी है और डाइपोल मोमेंट के बारे में दूसरी बात इसकी डेफिनेशन ये q इनटू है तीसरी बात अगर m ऐसे ही तरह पढ़ोगे कूलम मीटर है और सेंटीमीटर है और शायद आपको पता हो 1.6 into 10 power minus 20 कूलम into मीटर 4.8 into 10 to power minus 80 into सेंटीमीटर इनका आपस में इंटरमर्ज कराओ जब भी कोई पूछे 1 कूलम into मीटर में कितने ई सेंटीमीटर है जब भी आपसे पूछे 1 कूलम into मीटर में कितने ई सेंटीमीटर है इतने समझदार तो आप हो ही गए कि इसको किससे डिवाइड करना है क्लियर 63 पावर क्या हो जाएगा 11 3 into 10 to power 11 एक कूलम into मीटर में 3 into 10 पावर 11 ई into सेंटीमीटर यूज रहेगा वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्या डीवाई यूनिट का डाइपोल मोमेंट है into सेंटीमीटर is the unit of डाइपोल मोमेंट वैसे डीवाई दुबई डीवाई
वाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो भी मेजरमेंट लेते हैं। एलिमिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात मोमेंट पे है। का नाम है बोन मोमेंट, जो लोन पे की वजह से होगा। दूसरा होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन, अगर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कर पाओ तो अच्छी बात है, वही करो। अगर कहीं भी ऑर्बिटल मोमेंट हो तो क्या होगा, लोन पेयर। ठीक है भाई। जी अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो, एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई, बच्चे से एच एफ सी एल एच बी आर एच आई हो सकता है मेरे पास। कोनव, ओ कोनव, एच एफ। ठीक है जी। अगर मेरे को तो पॉलीएटमी के केस में तो यहां मैंने दो ब्रांचेस फिर बना दी। अगर आप सुन पा रहे हो तो पहली बात, मेरे पास ज्योमेट्री रेगुलर है, रेगुलर है। मेरे पास सेंट्रल एटम पे बिल्कुल डिफिशियंसी है, जीरो है। तो वहां मुझे बिना टेंशन के म्यू क्या जीरो, सीलेन पे पहुंच जाऊं, जर्मेन पे चला जाऊं, बी3 पे आ जाऊं, PeCl2 दूं, कार्बन डाइऑक्साइड दूं, SF दूं, IF दूं, PCl दूं, सब रेगुलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब रेगुलर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब रेगुलर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये में एग्जिस्ट करते रहेंगे तो पॉइंट का क्या होएगा, जीरो जीरो जीरो। अगर इसी को प्रॉपर्ली सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री करवा लो, केमिकल तो उनका म्यू क्या होने वाला है, जीरो। इसका दूसरा पोर्शन, अगर सेंट्रल पे लोन पेयर है, सेंट्रल पे लोन पेयर है, कुछ एक से E46 है, तो काम नहीं हो रहा। हाँ अब रीजन समझ में आया ना इसके लैग करने का। स्क्रीन शेयर हो गया ना वापिस, है क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है।
एक्चुअल मैं समझ गया इसके लैग करने का ना। ये लैपटॉप की बैटरी ड्रेन पे जा रही थी लगातार, जब वो लगभग ना के बराबर हो जाती है ना तो लैग करने लगता है। अब लैग नहीं करेगा, देखो नहीं कर रहा ना अब लैग। नहीं करेगा, करेगा भी नहीं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से पंगा क्या है। चलो, अगर आपके पास सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, ठीक है जी, बट और सराउंडेड एटम सारे के सारे सेम पड़े हुए हैं, ओके, बस ये दो कंडीशन समझ में, बाकी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। पहली बात रेगुलर ज्योमेट्री है, पहली बात रेगुलर ज्योमेट्री है, सराउंडेड एटम सेम है, कहानी खत्म कर दो, म्यू जीरो कर दो। अगर इक्वल हाफ हो रहे हैं मोलिक्यूल के, तो इक्वल हाफ हो रहे हैं मोलिक्यूल के, तो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, जैसे XCF4 है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है इस पर दो दो लोन पेयर है, आपको भी पता है मुझे भी पता है इस पर दो दो लोन पेयर है, लेकिन इसके दो इक्वल डिवीजन कर सकते हो आप लोग, इसके दो बराबर टुकड़े कर सकते हो आप लोग, इस पे भी, इस एक्सिस पे भी, इस एक्सिस पे भी। लेकिन अगर तुम ज्योमेट्रिकली बात को सीखना चाहते हो तो भी मैं तुम्हें समझा सकता हूं। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, म्यू क्या आ गया आपके पास, जीरो। तभी कह रहा हूं अगर सेंटर पे लोन पेयर है, हाँ ठीक है, लेकिन मोलिक्यूल के बराबर टुकड़े हो सकते हैं और सराउंडेड एटम सेम है, तो भी आपके पास म्यू क्या आएगा, जीरो। और इन दोनों कंडीशन के अलावा एक्सेप्ट 1 और 2, एक्सेप्ट 1 और 2, इन दोनों कंडीशंस के अलावा कभी भी कोई कंडीशन आ जाए तो म्यू बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। क्लियर? वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसी को कुछ बुक्स ऐसे लिख देती हैं, आउट ऑफ द फोर विच मोलिक्यूल शोज द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू परमानेंट डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट कर रही है। नॉन जीरो, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट कर रही है। पता नहीं तुम समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आई डोंट नो। वेरी गुड, चलो जी, ये सब यहां हो गया। लो जी, अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं जी, सिस ट्रांस और ये सब पर। नंबर 1, ऑर्थो मेटा पैरा, इसका डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट निकालने के लिए तुमने μ1 स्क्वायर, μ2 स्क्वायर, 2 μ1 μ2 कोस थीटा का फंडा यूज किया। ठीक है भाई, अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर लाइन में ही आ रहा है, मतलब ये दोनों एक लाइन में है और अब ये 120 डिग्री पे चले गए हैं, चैप्टर का नाम अराइल हैलाइड्स, ये दोनों 60 डिग्री पे चले गए हैं। किसी को 60 समझ नहीं आ रहा तो 360 के 6 टुकड़े कर दिए आपने, 1 2 3 4 5 6, तो एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, 60 60 120 डिग्री, इट इज 180 डिग्री, कोस 60 हाफ, कोस 120 मतलब माइनस हाफ, कोस 180 मतलब -1। उस बिहाफ पे जब हमने कैलकुलेशन की तो ऑर्थो मेटा पैरा में से पैरा को तो जीरो ही हो गया, ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट मेटा से, मेटा का डाइपोल मोमेंट पैरा से ज्यादा मिला। तो अब उसने एक स्टेटमेंट दिया मुझे, ऑल पैराफॉर्म्स हैज अ म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा आंसर है नो, ऐसा नहीं होता।
सारे पैरा का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अगर आपने एक नॉन प्लेनर बेंट स्ट्रक्चर रख दिया है, ये नॉन प्लेनर बेंट है, लाइन में है ही नहीं ये, तो इनका डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। भाई साहब ये sp3 है, दो लोन पेयर है, बेंट स्ट्रक्चर है, और इसकी जगह अगर मैं इसी पैरा में दो मिथोक्सी मिथोक्सी पुट कर दूं, तब भी मेरा म्यू जीरो नहीं हो पाएगा। यहां भी म्यू जीरो नहीं है। तो अगर उसने पूछा ऑल पैरा हैव द डाइपोल मोमेंट जीरो, आपने कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। पैरा में तो आमने सामने फ्लोरो क्लोरो भी हो सकते हैं। पैरा में आमने सामने दो OH OH हो गए जो नॉन प्लेनर है, तब भी डाइपोल मोमेंट इसका, तब भी डाइपोल मोमेंट इसका, तब भी डाइपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो आएगा। तो सभी पैरा का जीरो है, ऐसा गलत फहमी में मत रहना। हाँ तो ये तो बोला था ऊपर, लाइन लीनियर, प्लेनर नहीं लीनियर। पैरा का मतलब ही आमने सामने, और आमने सामने भी एक लाइन में होनी चाहिए वो। ये एंगल तो बच्चे 180 120 160 180 तो वन लाइन ही बोल रहा हूं ना बार बार, लाइन लाइन। 180 का मतलब ही क्या होता है, 180 का मतलब ही क्या होता है, बस बात खत्म। ठीक है। उसके बाद आपको ये कंपैरिजन करवा गया, ये मैंने बोल ही दिया था आपको। यहां अब सिसो ट्रांस C क्लियर, CL अपोजिट कट गए, HH अपोजिट कट गए, CL एक ही साइड में आ गए, कैंसल हो नहीं पाए। तो कोई म्यू का कंपैरिजन करवाएगा, सिस का म्यू ट्रांस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब वो एक लाइन फिर लिख गया, all transform have the mu is equals to zero, is it correct? नो, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। अगर आमने सामने सेम हो तब ये बात लग जाएगी आपके पास, तब ये बात एप्लीकेबल हो जाएगी। अब उसने कहा जी परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने में डाइपोल मोमेंट का क्या यूज है। एक छोटी सी बात और बतानी थी आपको, वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्काइल अराइल हैलाइड में आ चुकी है। सुन लो भाई, ये थे क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, CH3Cl, CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म CCl4। इसमें से जीरो किसका है पता है, क्लियर। तो ये सबसे कम होएगा। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, नंबर ऑफ क्लोरीन इनवर्सली टू म्यू। ये स्पेशल इसके लिए बनी हुई ट्रिक है। तो मिथाइल क्लोराइड पोलर है, तभी SN1 SN2 में से SN2 में जाता है। मिथाइलिन है, फिर क्लोरोफॉर्म है, और फिर CCl4 है। ये पर्टिकुलरली इसके लिए बनी हुई ट्रिक है। क्यों भाई, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला आपके पास जो आएगा उसको कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा सा सीख लेते हैं जी। म्यू ऑब्जर्व्ड आपको अच्छी तरह याद है, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर दिया होता है पेपर वाले की तरफ से, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन म्यू कैलकुलेटेड हमें ही करना पड़ेगा। म्यू कैलकुलेटेड हमें ही करना पड़ेगा इनटू 100। तो म्यू कैलकुलेटेड करने का तरीका Q इंटू डी, और Q की वैल्यू दो हो सकती है, आप समझदार हो। 4.8 इंटू 10⁻⁻10, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ESU होएगा, ये कूलम होएगा। ठीक है जी। तो डिस्टेंस हाँ, ठीक है भाई। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये 2015-16 के आसपास एक पेपर में आया था, और ये हमारे सिनॉप्सिस में भी छपा हुआ है। सिनॉप्सिस में सारा डायरेक्शन बेस्ड कहानी है। एफ देखकर लोग, जनता इमोशनल हो गई। एफ देखकर इमोशनल नहीं होना, डायरेक्शन पकड़नी है, बिकॉज ये वेक्टर सम है।
और इसमें सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में चल पड़े, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया ग्रेटर देन क्या हो गया, NF3। ये NF3 NH3 को समझा रहा है, NH3 का ज्यादा हो गया। ये पानी को और अमोनिया को समझा रहा है, जहां इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है उसका ज्यादा है। ये मैंने लिख ही दिया था आपको इनवर्सली का साइन डाल के। ये सी ट्रांस समझा रहा है, और सारे ट्रांस का जीरो नहीं होता ये समझा रहा है। ये ऑर्थोमेटा पैरा को समझा रहा है। क्यों भाई? अब आपके पास बचे हुए टाइम के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैं तो भूल ही गया था इसको मुझे लगा लास्ट टॉपिक चल रहा है, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना कोई ज्यादा तामझाम है नहीं। एक तो इसके अंदर वो अब दिमाग से निकालो कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, सिंपल सीखो। एमओटी के अंदर हमारे पास अप्रोचेबल क्या है, फिर एक ट्रिक लगा देना बॉन्ड ऑर्डर की, सारी कहानियां उसी से क्लियर। याद है ट्रिक, एक इलेक्ट्रॉन निकले चाहे जुड़े, है ना? हाँ 14 पे बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज हाफ से डिक्रीज ही करता है उसमें। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हंस एंड मोलिकन ने दिया था हमें, और मैग्नेटिक कैरेक्टर को समझने के लिए दिया था, मैग्नेटिक नेचर को समझने के लिए जो वीबीटी नहीं कर पाया था। क्लियर? ये मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटोमिक मोलिक्यूल्स, ऑल टाइप ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल्स, डायटोमिक मोलिक्यूल्स और आयंस, ऑल टाइप, ऑल टाइप, ऑल टाइप, चाहे साइनाइड हो, चाहे CO प्लस हो, चाहे NO प्लस हो, चाहे कुछ भी हो, O2 प्लस हो, O2 माइनस हो, कुछ भी हो। क्लियर? उनके मैग्नेटिक नेचर के लिए आया था। इसका जो फंडामेंटल है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एओज मिक्स होंगे उतने एमओज बनेंगे। नंबर ऑफ एओज आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एमओज। जितने एओज मिक्स होंगे उतने एमओज बनेंगे। नंबर ऑफ एओज आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एमओज। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। लो जी, दुनिया का सबसे आसान तरीका, ये एओज है, बीच में जो लिखते हैं वो एमओज है। अगर एओज से कम एनर्जी का ऑर्बिटल बना तो उसको बोलते हैं बीएमओ। उससे ज्यादा एनर्जी का बना ए बीएमओ, क्योंकि ये तो रूल है, दो मिलेंगे तो बनेंगे। अब ये इस दुनिया में रहे नहीं बेचारे। एओज अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म करके, एओज अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म करके, एओज अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म करके एमओ बना रहे हैं। और जो एओज है वो खत्म हो चुके हैं, एमओज बन गए। तो दो एओज से दो एमओज बने, एक का नाम बीएमओ, एक का नाम एबीएमओ। ये एनर्जी डेल्टा, ये एनर्जी डेल्टा डैश, डेल्टा मतलब स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा डैश मतलब डिस्टेबलाइजेशन, और डेल्टा डैश की वैल्यू डेल्टा से ऑलवेज ज्यादा होगी। इक्वल एनर्जी से ऊपर नीचे नहीं होते ही। इसकी भी वजह है, इसकी भी वजह है, इसका भी रीजन है। ये आपके पास एस है, ये आपके पास एस है। जीरेड अनजीरेड भी बता रखे थे आपको। जीरेड मतलब सिमेट्रिकल। क्लियर? गूगल ट्रांसलेटर पे अभी जर्मन टू इंग्लिश डाल के जीरेड लिख दो, GERAD, तो वहां स्ट्रेट आ जाएगा लिखा हुआ, स्ट्रेट, स्ट्रेट, सिमेट्रिकल, लीनियर। तो आमने सामने एक लाइन में सेम चार्ज है तो उसको जीरेड बोलते हो। और आमने सामने सेम चार्ज नहीं है, जर्मन टू इंग्लिश। क्लियर? जर्मन टू इंग्लिश, तो अगर आमने सामने सेम चार्ज नहीं है तो उसको अनजीरेड बोलते हो। और आमने सामने सेम चार्ज है तो वापिस उसको क्या बोलते हो, जीरेड बोलते हो। तो अगर कोई भी प्लस प्लस, क्रेस्ट विद क्रेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्रेस्ट विद क्रेस्ट सुपर इंपोज हो जाए तो वहां बनता है सिग्मा। और क्रेस्ट विद ट्रफ सुपर इंपोज हो जाए, क्रस्ट विद ट्रफ, क्रेस्ट विद ट्रफ, ज्यादा ही नहीं छप गया भाई, क्रेस्ट विद ट्रफ,
ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। तो क्या बनता है आपके पास? सिग्मा स्टार। ऊपर वाले का नाम क्या? बीएमओ। इसका नाम क्या? एबीएमओ। यहां क्या लगता है? अट्रैक्शन। तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो गया। दो न्यूक्लियस के बीच में, ये न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन कम हो रहा है। लेकिन यहां एक दूसरे को क्या कर गए? ये रिपेल कर गए। इसका रिजल्ट ये रहा, इसका रिजल्ट ये रहा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो रिपल्शन कम है। अगर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो रिपल्शन कम है। और दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो रिपल्शन ज्यादा है। भाई सिंपल सी बात है, दो न्यूक्लियस के पास पास रखोगे रिपेल ही करेंगे। तो यहां रिपल्शन के चांसेस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। और यहां रिपल्शन आपके पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जितना रिपल्शन कम होएगा उसकी एनर्जी कम, जितना रिपल्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। तभी तो बार बार बोल रहा हूं, सिग्मा के कंपैरिजन में सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा डेल्टा डैश में से डेल्टा डैश ज्यादा है। ये देखो सारा सीन दिखा रखा है। अब लास्ट और फाइनल कहानी यहां आके टिकती है, जब सारे एओज मिक्स होकर एमओज बना रहे हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जब 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रही है, मतलब अब वो नाइट्रोजन O2 O2 प्लस O2 माइनस F2 Ne2 हाइपोथेटिकल, इन सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है। जबकि यहां तक सेम चलेगा और यहां पाई बॉन्ड पहले बनता है।